डियर फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी बाय वीरेंद्र गुप्ता। आज हम लोग इस टॉपिक में बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, उसके चार्जेस के बारे में और करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, विभवांतर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सारे चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे तरह से इसको समझाया जाएगा। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एलिमेंट की, किसी तत्व की। एलिमेंट क्या होता है? कोई भी पदार्थ या तत्व तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन पार्टों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे जो एलिमेंट हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन और तीसरा जो है न्यूट्रॉन। तो इस एलिमेंट के तीन चीज़ हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम P से लिखते हैं, इसको E से और इसको N से। तो इस तत्व के हमारे एलिमेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गए। इस पे चार्जेस क्या होता है और किसी एलिमेंट में इसका पोजीशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ किसी तत्व के अंदर कहाँ रहते हैं, ये सब देखेंगे। तो प्रोटॉन पे हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसको याद कैसे करेंगे? P से क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो इस पे जो चार्जेज होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन पे हम देखेंगे तो न्यू से हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। न्यूट्रल, इसका मतलब इस पे शून्य आवेश होता है, इस पे हमारा कोई आवेश नहीं होता है, यानी इस पे आवेश जो होता है जीरो होता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे आवेश को देख लिए। पूछा जाए आपसे कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो आप P फॉर पॉजिटिव याद रखिए, इससे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो N फॉर न्यूट्रल याद करिए, न्यूट्रल। तो हमारा न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कोई आवेश नहीं होगा। और तीसरा जो हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि हमारे या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या शून्य होगा। आपको प्रोटॉन को मालूम हो गया है, न्यूट्रॉन को मालूम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हैं। अब आते हैं इनका पोजीशन क्या होता है कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो हमारा कोई एलिमेंट है, उसका सबसे पहले क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक। ये हमारा क्या है? इसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं नाभिक। इस किसी तत्व का ये हमारा नाभिक है। इसी नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, किसी तत्व के नाभिक में कौन से चीज़ उपस्थित होते हैं, तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी तत्व के नाभिक में स्थिर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी तत्व का प्रोटॉन जो होता है उस पदार्थ में कहाँ स्थित होता है, ऑर्बिटल में या न्यूक्लियस में, तो आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस में। इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, इसको हम
ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। इस नाभिक के चारों ओर ये घुमाता रहता है। इसमें क्या होता है, इसी ऑर्बिटल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते रहते हैं फ्री रूप से। यहाँ पे हमारा जो ये चीज़ है इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और पी पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल में घूमता रहता है। इस तरह ये हमारे तीनों चीज़ हो गए। किसी तत्व के ये हमारे जो पार्टिकल हैं, इस तत्व के जो पार्टिकल हैं ये हमारे तीनों का इक्वेशन हो गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। प्रोटॉन का हमारा होता है न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो हमारा न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ऑर्बिटल में होता है। तो ये तीनों का पोजीशन याद हो गया आपको। अब हम इनके ऊपर चार्जेज क्या होते हैं, कितने चार्जेज होते हैं और उसका मास क्या होता है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज हो निगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है P का हमारा जो मान होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इसका जो वैल्यू होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, ये हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसी तरह हम देखेंगे न्यूट्रॉन पे क्या मास होता है। न्यूट्रॉन पे जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.6746 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे मास हो गया। इसको याद रखेंगे। दूसरा तरीका हम इसको याद कैसे रखेंगे, आपको एक तरीका बता दें। यहाँ देखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, मास सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है मास सेम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पास पास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास हैं, इसलिए इनका मास हम सेम रखेंगे। तो एक का मान मालूम रहेगा, तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन भी उसी के पास होगा, तो उसका भी मास सेम होगा। तो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, ये हमारा मास होता है। इसको याद रखिए 1.67 इंटू 10, ये हमारा 26 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। चूँकि ये हमारा 26 है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये हमारा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और सेम उतना ही हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है। इससे थोड़ा सा अधिक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दूसरी बात हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो मास होगा वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg है। इसको क्या कैसे याद रखेंगे, आप यहाँ देखिए जब ये 1.6 है तो इसका अपोजिट जब करेंगे तो 9.1 दिखेगा आपको। ये 1.6 ये है, 1.6 है, इसको हम 9.1 अपोजिट करके पढ़ सकते हैं। तो 9.1 इसका मास हो जाएगा इंटू 10 पावर, ये आपको चार्ज पता नहीं रहता है, कभी 32 दे देगा, कभी 30 दे देगा, कभी 29 दे देगा, तो आप कंफ्यूज में आ जाते हैं। आप क्या करिए, इस 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है,
और एक का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो आप इसका जो घात है उसको याद रख सकते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31। एक बार और देख लीजिए, ये 3 जो है ये 9 का वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो आप इसका चार्ज याद कर सकते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इस तरह से आप इसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं। ये अपना तरीका है याद करने का, हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बाहर होता है। बाहर का मतलब ये ऑर्बिटल में फ्री रूप से घूमता रहता है। इसका मतलब जब कोई वस्तु भारी है तो क्या होगी, वो नीचे होगी, और कोई वस्तु हल्की है तो क्या होगी, वो ऊपर चली जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, नीचे है यानी अंदर है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का हमारा हल्का है। तो आप प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है और ये बाहर घूमता रहता है। इसका क्योंकि जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, और इसका जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻30 होता है। चूंकि यहाँ पे माइनस चार्ज अधिक है, इसका पावर -31 है और इसका पावर -27 है, तो इसलिए इसका मास क्या होता है, हल्का हो जाएगा और इसका मास कम हो जाएगा। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को याद कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं इसके चार्जेस पे। इस पे चार्ज क्या होता है, तो चार्ज का जो वैल्यू होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश चार्ज, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये हम बताए थे P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। इसका आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का जो इकाई है वो कूलाम होती है। तो ये हमारा प्रोटॉन का है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है समान है, बस इसका जो साइन है वो चेंज होता है, इसका परिवर्तन साइन के अनुसार रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है और ये हमारा निगेटिव होता है। तो प्रोटॉन फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, ये हमारे चार्ज हो गए। क्योंकि ये दोनों वैल्यू का हमारी सेम है, क्योंकि परिमाण समान है। दूसरी बात, आप इसको याद कैसे करेंगे, ये देखिए 1.6 है, इसके पहले हमने बताया था कि 1.6 जो है इसको हम 9.1 पढ़ सकते हैं, या ये 1.6 को हम ये 1.9 हो सकता है। तो ये हमारा जो चार्ज होगा -19 होगा, इस पे भी -19 होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इस पे ये चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन पे हमारा क्या होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है और ये उदासीन होता है। आइए हम आवेश की बात करते हैं। आवेश क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, आवेश का मतलब क्या होता है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, तो हम आवेश को देखते हैं। आवेश जिसको हम कहते हैं
चार्ज। ये हमारा आवेश है। तो आवेश हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारा पॉजिटिव आवेश होगा और एक निगेटिव आवेश होगा। तो ये आवेश हमारा जो है दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव आवेश और दूसरा होता है निगेटिव आवेश। ये हमारा आवेश हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव होता है। आवेश को समझते हैं क्या है। आवेश एक क्या है, फोर्स है। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक पेन है, इसको बाल से रगड़ लिए ऐसे, और इसको जब कागज़ से के पास ले जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। इसका कारण ये है कि ये हमारा जो पेन है ये आयनाइज हो गया, आवेशित हो गया, और दूसरा जो कागज़ का टुकड़ा है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये किसके कारण, ये फोर्स के कारण, क्योंकि ये चार्ज जो है ये फोर्स लगाना शुरू कर दिया और उस कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो आवेश क्या होता है, पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अदृश्य बल होता है। क्या होता है, पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण फोर्स जो अदृश्य हो उसी को हम आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्योंकि ये फोर्स दिखाई नहीं देता है इसलिए अदृश्य कहते हैं। क्योंकि जब इसको ऐसे रगड़ लिए कागज़ के पास ले जाएंगे तो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है अपनी ओर, वो फोर्स लगाया पर आप देखते नहीं है उस फोर्स को, इसलिए हम उसको अदृश्य कहेंगे। तो ये हमारा आवेश दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश। आवेश की डिफिनीशन हो गया। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा, आवेश कैसे कार्य करता है। तो आवेश हमारा पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। तो हमारे साथ तीन कंडीशन बनेगा इसमें फोर्स लगने का। कंडीशन फर्स्ट क्या होगा, जब दोनों आवेश सेम हो, क्या होगा, प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो। ये हमारे क्या है, दोनों आवेश सेम है। तो जब दोनों आवेश सेम हो जाएं तो हमारा उस समय जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, यानी ये दूसरे को एक दूसरे से विपरीत ले जाने का काम करेंगे। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये दोनों आवेशित फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसको हम प्रतिकर्षण कहेंगे। यही कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड जो है ये हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। जब दोनों आवेश निगेटिव हो, दोनों आवेश हमारे निगेटिव हो, तब भी हमारा क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स अपोजिट लगेगा, यानी उनके मध्य लगने वाला फोर्स जो है प्रतिकर्षण होगा। तो ये हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण। तो जब दो आवेश सेम हैं तो हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। कंडीशन 3 है, कंडीशन 3। तीसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों आवेश अलग अलग हो, एक हमारा पॉजिटिव हो और एक हमारा निगेटिव हो। ये हमारे दो आवेश हो गए, तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आकर्षण लगेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इन पे चार्ज अपोजिट है तो अपोजिट, तो ये क्या करेंगे, आकर्षण फोर्स लगाएंगे, आकर्षण बल। तो ये हमारा 3 कंडीशन होता है आवेश पे। आवेश हमारा सेम है तो प्रतिकर्षण, और आवेश अलग है तो प्रतिकर्षण। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कि इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे। कोई आवेश है, हमारा आवेश क्या है, 1 यूनिट है। आवेश जो है वो कितना है, 1 यूनिट है।
इस 1 यूनिट आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इस 1 यूनिट आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हमारा एक फार्मूला था Q = N/E। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Q = N/E, जहाँ Q क्या है, Q जो है हमारा आवेश है, क्या है, आवेश है, चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है। हमको क्या करना है, आवेश का जो मान है वो 1 यूनिट लाना है कि 1 यूनिट आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यकता होगी। तो हम Q का जो वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, N हमको ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इनटू हमको एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका मान रखेंगे। तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है। यहाँ से हमको N को फाइंड करना है, तो N जो हो जाएगा हमारा 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, भाग दीजिए, एक जीरो इसमें आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको 2 यूनिट आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 3 यूनिट आवेश प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो आपको मालूम है 1 यूनिट आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 2 यूनिट आवेश के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यूनिट आवेश चार्ज करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपको यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इसका जो पावर है इसको चेंज कर दिया जाता है। आप इसको याद रखते हैं, 6.25 × 10⁻18 दे देता है। आप ये याद करते हैं, एग्जाम में क्या आता है, वो दे देगा 6.625 × 10⁻17 दे देगा, ये पावर चेंज कर देगा। तो आपको वहाँ से ध्यान रखना है इसको कैसे चेंज करेंगे, और आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। आपको भी कभी भी आंसर दीजिए, आप आंसर को पहले ध्यान से पढ़िए कि जो हम आंसर याद किए हैं उसी टाइप का है कि नहीं, अन्यथा क्या चेंजिंग है उसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगला जो है हमारा आवेश पे दूसरा क्या बनता है क्वेश्चन, आवेश पे हमारा जो एक होता है Q = IT। ये हमारा इस पे आता है। यहाँ से हमारा जो पहला था Q = N/E था, ये फर्स्ट था हमारा। यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहाँ से हम करंट को निकालते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। इस कंडीशन से ये हमारा दूसरा है। यहाँ से Q क्या हमारा आवेश है, I धारा है, और T क्या हमारा समय है। तो हमारा आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा इंटू सेकेंड समय। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, और समय का जो इकाई होता है सेकंड होता है। तो आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और दूसरा जो होता है ये हमारा कूलाम होता है। तो ये हमारा एक यूनिट ही हो जाएगा, ये हमारा यूनिट हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगी, और दूसरी जो यूनिट हमारी हो जाएगी वो कूलाम हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन में देख के करना है कि हमारा जो यूनिट दिया है क्या दिया है,
अगर ये दिया है ये नहीं दिया है तो आपको इसको सही करना है, ये दिया है तो इसको सही करना है, अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो बोथ करना है। आपको आंसर को चारों ऑप्शन को चेक करके तभी आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन क्या होगा, जिसे आपसे आ गया कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है ए बी सी एंड डी। ये आपका दे दिया, पहला दे दिया कूलाम, दूसरा दे दिया एम्पियर, और तीसरा दे दिया एम्पियर इंटू सेकेंड, और चौथा दे दिया ए एंड डी बोथ। तो आप क्या करेंगे, आप आवेश का मात्रक कूलाम याद रखते हैं, आप इस ऑप्शन को सही कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होगा, आप कूलाम करेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है और आपके पास दोनों ऑप्शन दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन न होके हमारा ऑप्शन बोथ हो जाएगा ए एंड डी। इसलिए आपको चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत जो हमारा कभी होगा वो चालक में ही होगा, अचालक में नहीं होता है। तो विद्युत जो धारा होती है उसको क्या कहते हैं, क्या होता है, किसी चालक, आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी चालक में आवेश जिसको हम चार्ज कहते हैं, आवेश चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिसको हम बहना कहते हैं, जिसको हम बहना कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो कि क्या है, किसी चालक में हमारा क्या होना चाहिए, वो चालक कंडक्टर, हमारा जो पदार्थ है वो चालक होना चाहिए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होते हैं। किसी चालक में आवेश जिसको हम चार्ज कहते हैं, हमारा चार्ज बता चुके हैं पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, हमारा कोई भी चार्ज हो सकता है। आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा विद्युत धारा की डेफिनेशन हुई। इसे हम विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर होती है। इसकी इकाई एम्पियर होती है। इसके अलावा इसकी दूसरी इकाई क्या होती है, अभी हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको बता देंगे कि फार्मूले से वो कैसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है या कूलाम सेकेंड। इसकी इकाई एम्पियर होती है या कूलाम प्रति सेकेंड होती है। ये हमारा विद्युत धारा हो गया, सेकेंड होता है। तो Q बराबर हमारा क्या होता है, I इंटू टी होता है। जहाँ Q क्या आवेश है, I धारा है और T समय है। तो हमारा क्या हो जाएगा,
इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। आवेश की इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम। और विद्युत धारा हमको क्या हो जाएगा, इसी को निकालना है, आई। और समय की जो इकाई हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड। तो यहाँ से आई जब बराबर हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया, यूनिट जो है दूसरा हो गया। तो इस तरह हम विद्युत धारा की दूसरी इकाई क्या होती है, कूलाम प्रति सेकेंड। आपको धारा की दूसरी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, जहाँ Q क्या है, Q क्या है, आवेश है, आवेश है। I क्या है, I क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और T क्या है, ये समय है। तो ये हमारा Q बराबर आई टी, जहाँ Q बराबर आवेश, I विद्युत धारा और T समय है। यहाँ से हमको क्या करना है, I की जो वैल्यू निकालना है। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। Q क्या हमारा आवेश है, जिसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो इस तरह हमारा जो I का जो मात्रक है, I जो है ये हमारा कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। तो विद्युत धारा की दूसरी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति सेकंड। आप इसको भी याद रखेंगे, ये हमारा दूसरी यूनिट हो जाएगी, दूसरी यूनिट विद्युत धारा की हो जाएगी। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन जो आएगा विद्युत धारा की इकाई है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहला जो आपका रहेगा एम्पियर रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, कूलाम रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, एम्पियर कूलाम। तीसरा जो ऑप्शन है कूलाम प्रति सेकंड। और डी जो ऑप्शन होगा वो ए एंड सी दोनों। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या हो गई, अगर आपको मालूम है एम्पियर, तो आप तो एम्पियर कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की दूसरी इकाई यूनिट हमारा कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो हमारा एक यूनिट ये हो जाएगा और एक यूनिट ये पहला यूनिट हमारा हो जाएगा, दूसरी इकाई हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ये ना हो कि आपका आंसर डी होगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, ए एंड सी दोनों होगा। ए में एम्पियर है और सी में कूलाम प्रति सेकंड है। इस तरह आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको एग्ज़ाम में आंसर देने से पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। अन्यथा जल्दी में करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जानते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब हम आते हैं विभव पे। विभव क्या होता है, पोटेंशियल जिसको कहते हैं, पोटेंशियल यानी विभव जिसको कहते हैं पोटेंशियल। विभव क्या होता है, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है आपको। विभव मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, कोई अनंत पॉइंट है, इसको आप क्या कहते हैं, अनंत। ये हमारा क्या है, अनंत है। इस अनंत पे हमारा क्या है, कोई आवेश है, ये हमारा क्या है, आवेश है। इस अनंत पे हमारा क्या है, कोई ये आवेश है इसको, और हमको एक बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है। तो इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे पास
इस पॉइंट पे अनंत पे क्या है, आवेश है, और इस अनंत को हमको लाना है इस ए पॉइंट पे, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ए अनंत है और आपको लाना है ए पॉइंट पे, आपको यहाँ तक लाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आप इतना समझ गए तो विभव को समझ चुके आप। देखिए कैसे का डिफिनीशन क्या होगा कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। आप विभव को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी एकांक आवेश, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत ये हमारा क्या है, अनंत है। इसी तरह लिखते हैं अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये आप इसको डिफिनेशन ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा विभव क्या होता है, V बराबर W/Q। विभव क्या हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा V बराबर W/Q। इसकी इकाई वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ये हमारा विभव हो गया, विभव बराबर W/Q। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए हम उसको समझ लें। तो हमारा जो विभव क्या होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आपको मालूम हो गया, वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है। हमारा विभव ये हो जाए W/Q। W हमारा क्या है, कार्य है, और ये Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। तो यहाँ से कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ये आपका ये दूसरा यूनिट हो जाएगा। तो पहला यूनिट हमारा वोल्ट हो जाएगा और दूसरा यूनिट ये हमारे जूल प्रति कूलाम होगा। ये क्या होगा, अगर हमारा एकांक आवेश है और उसको लाने के लिए 1 जूल काम करना पड़े तो हमारा जो विभव होगा ये 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा इनफाइनाइट है, जहाँ पे ये हमारा Q आवेश है। इस Q आवेश को इस A बिंदु तक हमको क्या करना है, इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में हमको वर्क करना पड़ रहा है। ये क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। ये V बराबर W/Q, ये हमारा विभव हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए। विभव पोटेंशियल की इकाई है। ए आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट। बी जो है आपका क्या हो जाएगा, का जूल प्रति कूलाम, और सी जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ए एंड बी ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप इस पोटेंशियल की यूनिट याद रखिए, एक वोल्ट होता है, दूसरा जूल प्रति कूलाम होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। क्योंकि हम आपको दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, न तो आपको एक ऑप्शन देंगे तो आप गलत कर लेंगे, इसलिए आप दोनों ऑप्शन को याद रखिए कि हमारी दोनों यूनिट क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। विभव हो गया, अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ जिसको कहते हैं विद्युत
वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें डिफरेंस क्या है विभव और ईएमएफ में? आपकी दोनों की यूनिट सेम होती है लेकिन डिफिनीशन अलग हो जाती है। जैसे हमारा दाब का यूनिट और प्रतिबल की यूनिट सेम होती है, वैसे ही यहाँ भी यूनिट सेम होती है पर इसकी डिफिनीशन चेंज हो जाती है। तो ईएमएफ क्या होता है? एक हमारा यहाँ पे आवेश है, ये हमारा अनंत पे नहीं है और इस बिंदु तक ये बिंदु है और ये बिंदु है। इस एकांक आवेश को एक बिंदु से इस दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा या जो ऊर्जा दी जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। तो हमारा ये ईएमएफ है। आप इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी आप देख लीजिए। डिफिनेशन इसकी हो जाएगी किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ही ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बिंदु है ए है और एक बिंदु है बी है। यहाँ पे क्या हमारा एकांक आवेश क्यू है। इस एकांक आवेश क्यू को आपको दिख रहा है? चलिए ऊपर समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। ईएमएफ क्या होता है? चूँकि यहाँ पे क्या है? एक बिंदु है और विभव में क्या था? अनंत था। आप इसको याद रखेंगे। तो ईएमएफ क्या होता है? हमारा एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इस बिंदु पे क्या हमारा एकांक आवेश क्यू है। इस एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ रहा है वही हमारा क्या होता है? ये हमारा ईएमएफ कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। वोल्ट भी इसकी इकाई होती है जैसे हमारा विभव की इकाई होती है। चलिए इसके बाद हम विभवांतर को देखते हैं। इसके बाद हम विभवांतर को देखेंगे और डिफरेंस देख लेंगे। ये हमारा एमएफ हो गया। अगला है विभवांतर। आगे हम देखेंगे विभवांतर जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है? ये विभवों का अंतर होता है। क्या होता है? विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। क्या होता है? विभवों का अंतर विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट होती है। चूँकि तीनों की इकाई क्या होगी? सेम होगी। अभी क्या होता है? जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें हमारा R रेजिस्टेंस लगा है। आप इसको समझ लीजिए। ये हमारा क्या है? पॉइंट A है और एक सिरा जो है B है। हमने क्या बताया? विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। अगर यहाँ पे हमारा जो विभव है वो 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है? 5 वोल्ट है। तो हमारा क्या है? यहाँ अंतर हो जाएगा। यही अंतर ही हमारा विभवांतर क्या होगा? ये हो जाएगा VA
वी ए माइनस वी बी अपान आर, यही हमारा यहाँ से करंट निकल जाएगा, वी ए माइनस वी बी अपान आर। इस तरह से आप विभवांतर से करंट निकाल सकते हैं। और करंट कभी भी विभवांतर के कारण ही फ्लो होती है। अगर विभवांतर हमारा शून्य है यानी सेम है तो हमारा वोल्टेज सेम है तो करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। करंट कभी भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरह ही फ्लो होगा। इस पे क्वेश्चन ही बनते हैं किस टाइप के, देख लेते हैं 2-3 टाइप के। देखिए विभवांतर पे हम क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चालक का रेजिस्टेंस दिया है, एक चालक है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। इस पॉइंट पे हमारा क्या है 10 का है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और इस पे हमारा 5 वोल्ट है। क्या है 5 वोल्ट है। हमको करंट निकालना है, आई निकालना है कि इसमें कितनी धारा बहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस आई निकालने के लिए ये हमारा ए सिरा है, ये बी सिरा है। आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं वी ए माइनस वी बी अपान आर, इसी पे आप रख देंगे तो आपका वी ए क्या है, ये 10 है, ये 5 है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये 5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा क्या है ए सिरा है, बी सिरा है, यहाँ पे -5 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट है। हम क्या बताए, इसका रेजिस्टेंस जो है 5 ओम ले लेते हैं। इसमें हमको करंट निकालना है, तो करंट किधर फ्लो होगा इसको हम कैसे जानेंगे। तो करंट कभी भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है, यानी इसमें ये अधिक है ये कम है, तो करंट कभी भी हमको इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये हमारा डायरेक्शन करंट का होगा। कैसे आप चेक करेंगे, हम देखते हैं, हम मान लेते हैं करंट इस दिशा में जा रहा है, करंट मानते हैं कि इस दिशा में फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिधर करंट फ्लो कराते हैं उसमें से दूसरे सिरे को घटाते हैं, यानी दूसरे सिरे का जो वोल्टेज होता है उसको अपोजिट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे -5 माइनस इसको क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 5 अपान ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा -5 और -5 -10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे -2 एम्पियर, ये आपका करंट आएगा। क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है कि हम जिधर करंट माने हैं उधर करंट नहीं बह के दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। एक बार और समझ लिए, हमने क्या कहा कि कभी भी करंट उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज ई हाई है और ये क्या है लो है, कभी भी करंट हाई से लो की तरफ बहेगा। ठीक है, हमने क्या माना, करंट को इधर से हम मानते हैं फ्लो कर रहा है, करंट को इधर से फ्लो करते हैं, तो इधर से फ्लो करते हैं उसको लेके और दूसरे सिरे के वोल्टेज को घटाते हैं, यानी उसका जो साइन होगा वो चेंज करते हैं। तो -5 लिए और माइनस इसको घटा दिए तो -10/5 आ गया। यहाँ से जब आई निकाले आप तो आपका क्या हो जाएगा -2 एम्पियर आ गया। इस माइनस क्या दिखा रहा है कि हमारा करंट जो है हम इधर माने थे, चूँकि करंट इधर फ्लो ना होके हमारा करंट इधर फ्लो होगा। यही आपका सही चीज़ बताता है। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का है। यहाँ पे आपका ये अर्थ है जहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होता है 0 वोल्ट होता है। क्या होता है 0 वोल्ट होता है। यहाँ पे 20 वोल्ट है, क्या है 20 वोल्ट है। ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। करंट किधर फ्लो होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये हाई है ये लो है, तो करंट कभी भी इधर फ्लो करेगा, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। हम यहाँ आई निकालेंगे, आई जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 - 0, 20 -
0/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। हम मानते हैं धारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 और माइनस ये क्या करेंगे 20 लेंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे /10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20/10 इक्वल टू -2 एम्पियर, ये आ गया -2। मैंने कहा अगर वोल्टेज सेम है तो करंट कैसे होगा। करंट क्या करेगा देख लेते हैं वोल्टेज सेम करके। ये रेजिस्टेंस है हमारा 5 ओम का, और यहाँ पे वोल्टेज 40 का है, यहाँ भी 40 का है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। हम करंट मान लीजिए अब फ्लो कर रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 40 - 40/R यानी 5। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूले पे है VA - VB/R से, तो ये हो जाएगा 0/5 इक्वल टू 0 एम्पियर। आई जो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा आई क्या हो जाएगा, आई जो हमारा हो जाएगा वो 0 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे अगला वीडियो हम रेजिस्टेंस पे लेके आएंगे, ओम्स लॉ लेके आएंगे, और भी जो हमारे पैरेलल सीरीज होते हैं सबको उस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।